बिहार टॉपर सीरीज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में हम लोग आपके बिहार टॉपर सीरीज में मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग हिंदी के एक शानदार मॉडल पेपर को समझ रहे हैं जिसके 50 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी आप देख रहे हैं, जो भी छात्र पहली बार इस क्लास से जुड़े तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस सीरीज में न कि सिर्फ यही 50 ऑब्जेक्टिव बल्कि काफी मॉडल पेपर सभी विषय का चर्चा हो चुका है। तो अगर ये 50 तक के प्रश्न आपको नहीं मालूम है तो इसके लिए आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देखना है या डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं बीतता है तब तक इस चैनल से जुड़कर जो भी क्लास आ रहा है, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल कम क्लासेस देखने को मिलता है लेकिन सभी महत्वपूर्ण और यूनिक प्रश्न आपके सामने यहाँ पे किया जाता है ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार हो और आपको कम मेहनत में अच्छा अंक लाए। चलिए 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। पीछे जो भी छात्र क्लास नहीं देखे आप क्लास देख सकते हैं, इस चैनल पे अवेलेबल है। 51 नंबर प्रश्न से आज की क्लास की शुरुआत होगा और आज हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर को समाप्त करेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न को सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 51 नंबर प्रश्न सर आपसे पूछ रहा है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताइएगा। पीछे जिस तरह क्लास आप लोग देखिए, जो भी छात्र डेली क्लास कर रहे हैं और जो विषय बताया जा रहा है पढ़ के आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि 50 में से जो छात्र 48 49 तक सही कर दे रहे हैं उनका समझिए काफी तैयारी शानदार है। उनका हिंदी में या और भी सब्जेक्ट में उनका तैयारी बिल्कुल सही है क्योंकि मैं देखता हूं कि कितने छात्र सही आंसर देते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न का सभी छात्र आंसर देने का प्रयास करेंगे कि सर व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद से प्रश्न है। तो जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल राइट है। बी प्लस आयाम व्यायाम का सही संधि विच्छेद होता है। मैं सही आंसर भी बता रहा हूं ताकि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको याद करते चलना है। चलिए 52 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है। इसमें से चारों में से आपको बताना है कि नीरव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चूंकि नीरव जो है विसर्ग संधि है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है, नीह प्लस रौ, यही इसका सही संधि विच्छेद होता है। 53 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आज जन्म में कौन सा समास है। आपको बताना है कि आज जन्म में कौन सा समास होगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है और मैं एक हिंदी का क्लास लेके पीछे भी आपको बताया था कि समास टॉपिक इस साल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज जन्म में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कहिएगा सर आ प्लस जन्म, आज जो पहला शब्द है वो अव्यय है तो इसलिए कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए राइट आंसर याद रखेंगे। 54 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जन्म मरण में कौन सा समास होगा। जितने भी स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि सर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है तो आपका तैयारी समझिए बिल्कुल शानदार चल रहा है। जन्म मरण में दोनों पद प्रधान और बीच में योजक चिन्ह लगा है इसलिए ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 55 नंबर प्रश्न सर अपने से पूछ रहा है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइए निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन सी निस उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा। डेली क्लास कीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार होगा। इससे बाहर कुछ प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि काफी क्लास की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय। ये तो प्रश्न हर आपको मॉडल सेट और हर साल लगभग देखने को मिल जाता है। इसका आंसर आपको गलत नहीं करना है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। काफी छात्र बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन ए तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसमें पा प्रत्यय है। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द से हर साल आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो चारों ऑप्शन देखिए उच्छ्वास लिखा गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उच्छ्वास सही है। ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन बी पे लिखा गया उच्छ्वास बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर प्रश्न सेम टॉपिक से है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। सभी चारों ऑप्शन पे आप देख रहे हैं चरमो उत्कर्ष लिखा गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लिखने का ढंग सही है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का इसका राइट जवाब आता है। सभी छात्र कमेंट जरूर कीजिए और एक एक प्रश्न को मेरे साथ रिवीजन करके याद करते चलिए। तो बिल्कुल सही जितने भी छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही लिखा गया है, चरमो उत्कर्ष। आगे बढ़ेंगे सर 59 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसे देखिए सभी सिलेबस से कितना शानदार प्रश्न, इसीलिए तो मैं मॉडल पेपर की चर्चा कर रहा हूं ताकि आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन हो, जो भी विषय हम लोग पढ़ें और उसके साथ साथ यहां से सीधे सीधे प्रश्न आए। आपको बताना है
है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। फूलों की एक माला ला दीजिए, ये सही है। बाकी सभी देखिए त्रुटिपूर्ण वाक्य हैं। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चला आपसे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप किसी को कहते हैं कि आपके अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन डी। ओएमआर सीट पे इसका ऑप्शन डी कलर करके आपको आना है एग्जाम में, बुद्धि भ्रष्ट होना। 61 नंबर प्रश्न आपके बुक से आ गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से प्रश्न लिया गया है। कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन पढ़ेंगे और सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। मैं कल भी आपको बताया था कि बुक आपको बार बार पढ़कर आना है या अपने बोर्ड परीक्षा के लिए जरूर उसको बार बार पढ़कर रखना है। जल्दी से बताइएगा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है सर। तो जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तो बिल्कुल सही। कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक मानता है आधुनिक सभ्य समाज। 62 नंबर प्रश्न सेम चैप्टर से लिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। सीधे सीधे आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न है, गोधुली से प्रश्न लिया गया है। चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। रिपीट करके याद कर लीजिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का आंसर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। देखिए मैं हर साल हम लोग यही देखते हैं क्वेश्चन बैंक और उसके साथ साथ आपका जितना भी मॉडल पेपर आता है, तो हम देखते हैं कि हर साल ऐसे कहानी के बीच से उठाकर कहीं से पूछ देता है कि ये पंक्ति किसका है, किसने कहा था, किस कहानी से है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो छात्र बुक को बार बार पढ़ते हैं तो उन्हीं का शानदार रिजल्ट आता है। तो जल्दी से बताइएगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी। तो जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी सेन साहब का है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, सेन साहब ने कहा था। तो आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। भी गोधुली से प्रश्न है, आपको बताना है कि इसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव संचार का संचार हो चुका है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, नहीं मालूम है तो ऑप्शन बी नीति कथा। आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। जल्दी से बताइएगा कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। भी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में काफी कम समय है, आपका सेंटअप एग्जाम है, फाइनल बोर्ड परीक्षा है, तो ये दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसी स्टूडेंट का गलत आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप अगर डेली क्लास कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही आपको देने का प्रयास करना है। 65 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को हम लोग कहते हैं सहजात वृत्तियां। 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है सर कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। सीधे सीधे गोधुली से प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। नागरी लिपि चैप्टर भी आप में कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। इतने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि गुरुजी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही। दक्षिण भारत। कहां से मिलते हैं, दक्षिण भारत। रिपीटेड प्रश्न है। कुछ प्रश्न देखिए आपके बुक में ऐसे होते हैं जो हर साल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी साल नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको उसी रूप में पढ़ाई करना है। 67 नंबर प्रश्न चला आपसे पूछ रहा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न लिया गया है, आपको बताना है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो जितने भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि 1020 ईस्वी 1020, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न सर आपसे पूछा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर जो लेखक घर पे नौकर बनकर आया था, आपको बताना है कि अचानक वो एक दिन लेखक के घर पे सब चीज छोड़कर क्यों चला जाता है। इतने भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का तैयारी बिल्कुल शानदार है, वो बुक को गंभीरता से अध्ययन किए हैं, आपको भी अच्छा अंक लाना है, तो गोधुली और वर्णिका दोनों को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक के घर से अचानक चला जाता है। 69 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए, डेली क्लास कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपको टॉपर बनने का सूत्र हमेशा बता चुका हूं बहुत दिन पहले से कि टॉपर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जो पढ़ेगा वही टॉपर बनेगा। अर्थात कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो 69 नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। जल्दी से बताइएगा, सभी प्रश्न आपके बुक से लिए गए हैं। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, समाजवादी व्यवस्था, तो बिल्कुल सही, आपके बुक में लिखा गया कि समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान संभव है।
आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। एक एक क्लास इसमें जो भी सीरीज में आएगा मैं शुरू से आपको बार बार इस बात को दोहराता हूं ताकि आपको गंभीरता से लेना है और एक एक प्रश्न का कॉपी तैयार करते चलिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको काफी मॉडल पेपर मिल चुका। अगर कॉपी तैयार किए होंगे तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि कॉपी इसलिए तैयार करना है ताकि एग्जाम से पहले सेंटर पे जाकर आपको उसको एक बार देख लेना है। 20 नंबर प्रश्न पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन बैंक से सीधे सीधे प्रश्न उठाकर छाप दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो आपके बुक में लिखा गया 4 फरवरी 1938। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जल्दी से पढ़िए और कमेंट कीजिएगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ग में क्या क्या आता है सर, तो क ख ग घ। देखिए सब चीज हम बोलने में, चारों का उच्चारण करने में हम किसका हेल्प ले रहे हैं, तो कहिएगा सर कंठ का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे कंठ वर्ण के नाम से भी जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन क्या किसने किसे कौन सा सर्वनाम है। देखिए क्या क्या लिखा है, कौन क्या किसने किसे कौन सा सर्वनाम है। आपको सर्वनाम के 4 भेद दिए गए, इसमें से कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, जल्दी से बताइएगा। इतने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो बिल्कुल इस सभी से हम प्रश्न पूछते हैं, तो आपका राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न चला आपसे पूछ रहा है कि कबीर रस खान की रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था। अर्थात कि प्रश्न पूछा है रस खान किसके समकालीन थे, बाबर के कि हुमायूं के कि अकबर के कि जहांगीर के। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर राइट आता है। जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन डी जहांगीर के, तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद करते चलिए, इसीलिए मैं आपके कमेंट के बाद सही आंसर बता रहा हूं। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तुम कौन सी पढ़ी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। पंक्ति किस कविता की है। आपके कविता से प्रश्न है, पूछा है कि पंक्ति किस कविता से लिया गया है सर, तो ऑप्शन सी अति सुधो स्नेह क्यों मार्ग है, इसी में ये आप पढ़े होंगे। 75 नंबर प्रश्न है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है, पिछले क्लास में आपको याद होगा एक प्रश्न मिला था कि विशेषण की विशेषता कौन बताता है, तो वहां पे था प्रविशेषण। अब पूछ रहा है कि जिसका विशेषता बतलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे, नहीं मालूम है तो ऑप्शन बी। जिस शब्द की विशेषता बतलाया जाता है उसे विशेष, और जो विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेषण। चलिए आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आपादान कारक का चिन्ह क्या है। कारक बार बार आपको पढ़कर जाना है। आपादान कारक का सर चिन्ह क्या है, तो आपादान से, अलगाव के अर्थ में, ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। शिक्षा और संस्कृति गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताइएगा कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ये तो आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इसका आंसर किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं आना चाहिए। तो वकालत की पढ़ाई के करने के लिए गांधी जी लंदन गए थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वही पूछता हूँ, अपना वकालत की प्रैक्टिस करने के बाद उनका सबसे पहले जॉब कहाँ मिला था, तो दक्षिण अफ्रीका में। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए थे। बिल्कुल सीधे सीधे आपके गोधड़ी के कविता खंड से प्रश्न है, पद खंड से पूछ रहा है कि गुरु नानक ने अपने प्राण कब त्याग दिया था, कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। जितने भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि ऑप्शन सी 1539 ईस्वी में, तो बिल्कुल सही, याद रखेंगे ऑप्शन सी सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वह पढ़ चुका था, कौन सा काल है। आपको बताना है कि वह पढ़ चुका था, तो कौन सा काल है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर जैसे ही OMR सीट मिलेगा तो ऑप्शन बी आपको कलर कर देना है, भूतकाल, क्योंकि था लगा है। आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ये प्रश्न पिछले मॉडल पेपर में भी हम लोग चर्चा किए थे, ऑप्शन सी मुहर्रम इसका राइट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि द मादामोजेल द आबिनियो किसकी कृति है। आपको बताना है कि द मादामोजेल द आबिनियो किसकी कृति है। आपके बुक से प्रश्न है आबिनियो से, ऑप्शन बी पिकासो की कृति है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न पूछा है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका कमेंट करने का प्रयास कीजिए। आंसर बिल्कुल सही सही कमेंट करना है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा सर, तो ऑप्शन डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक इसका राइट आंसर करेंगे।
83 नंबर प्रश्न आपने से पूछा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। तो ऑप्शन सी इसका आंसर याद रखना है। 84 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो रिपीट कर रहा है प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुहर्रम का नाम जुड़ा है। चलिए 85 नंबर प्रश्न सभी छात्र पढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न और ऑप्शन भी। सभी छात्र इसको पढ़कर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिए। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है, ये सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछता है। जल्दी से बताइएगा कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी ने उदात्त और बढ़िया शिक्षक माना है। और इसका गांधी जी का मानना है कि अक्षर ज्ञान से पूर्व इसकी शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए। 86 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। बिल्कुल शानदार और आसान सा प्रश्न है, कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में भी इसको गलत नहीं करना है। पूछा है वाणी कब 20 के समान हो जाती है। जैसे ही प्रश्न दिखाई देगा ऑप्शन ए आपको कलर कर देना है, राम नाम के बिना जो है वाणी 20 के समान हो जाता है। आपके गोधुली के पदखंड से लिया गया है। 87 नंबर प्रश्न है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी, किसका था, जहांगीर का। 88 नंबर प्रश्न सर आपसे पूछ रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। देखते हैं कि इतने स्टूडेंट इसका सही सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। इतने भी छात्र कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि ऑप्शन सी, तो आपका चला आंसर बिल्कुल राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल। 89 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। जल्दी से बताइएगा कि प्रेम घन ने अपना आदर्श किसे माना है। तो आपके बुक में अगर पढ़े होंगे तो ऑप्शन डी आप इसका राइट आंसर करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 90 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है सर कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। बड़ा ही शानदार प्रश्न आपको मिला कि भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसके साथ की है। तो ऑप्शन डी, छाया युक्त चंद्र के साथ, क्योंकि इस पे छाया लग चुका है, ग्रहण लग चुका है। अंग्रेजों के हम लोग परतंत्र थे उस समय इसका रचना हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी आपको याद रखना है। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूरत कौन है। जल्दी से बताइएगा कि मिट्टी की अबोध मूरत कौन है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जनता। याद रखेंगे ऑप्शन बी, जनता जो है मिट्टी की अबोध मूरत है। 92 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करता है। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल शानदार प्रश्न है ये भी कि हिरोशिमा जो कविता है वो किसका चित्रण करता है सर। तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभाषिका का, जिसमें हिरोशिमा नागासाकी पर बम पटका गया, उसका चित्रण किया है कि आधुनिक सभ्यता कितना जो है भयानक हो चुका है खुद से खुद का विनाश करने के लिए। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। 92 नंबर प्रश्न का आपको याद रखना है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 93 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। देखते हैं कितने छात्र बता पाते हैं कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो ऑप्शन सी, इन दिनों से लिया गया है। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न सर पूछ रहा है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। आपको बताना है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो ऑप्शन सी, धमाके से देवी जागरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसलिए मैं बोला हूं, बार बार आपको बताता हूं कि बुक आपको जरूर पढ़ना है, गोधुली और वर्णिका। 95 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है। सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सही, जित काफी छात्र लिख रहे हैं कि ऑप्शन सी, विफलता पर छलके आंसू। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 96 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है सर कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। चलिए बताइएगा कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है। 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑप्शन बी। ये नहीं पूछा है कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो जीवनानंदन दास होता। देखिए कहा है कि भाषांतरित अर्थात कि ये बांग्ला कवि थे, तो इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, 97 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। फिर आपको बताना है इसी तरह जो जैसे 96 नंबर प्रश्न था कि किसने उसको हिंदी में लिखा था, उसी तरह पूछ रहा है कि 97 नंबर प्रश्न कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, किस भाषा से उसको अनुवाद किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मन भाषा से इसको अनुवादित किया गया है हिंदी में। 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि दही वाला मंगमा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। ये स्टूडेंट इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये आंसर आपको गलत नहीं करना है, किसी भी स्टूडेंट का इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। क्या पूछा है कि
दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है सर? तो ऑप्शन ए श्रीनिवास जी का रचना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है। आपको बताना है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था, तो आपके बुक में लिखा गया है नंजमा, राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है सर कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। 100 नंबर प्रश्न में भी फिर आपसे वही पूछा है कि किसके द्वारा ये जो है अनुदित अर्थात कि ट्रांसलेट किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपके बुक में दिया गया है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो आज हम लोग हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और मॉडल सेट समाप्त कर चुके हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज के 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ है। साथ ही साथ आगे आप किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहते हैं इसके बारे में भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर कल इसी समय, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।